बीच में से आने की संभावना बहुत कम है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन आएगा तो नहीं, बहुत कम संभावना है, क्योंकि वही आएगा जो आपको पढ़ाया गया होगा, जो आपको नहीं पढ़ाया गया होगा वो नहीं आएगा। ठीक, जैसे अपठित गद्यांश, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। अपठित गद्यांश, ठीक, जब बेटा आपके पेपर में अपठित गद्यांश अगर आ जाए, बेटा बात नहीं, कोई बात नहीं करेगा और ध्यान देगा कि जब आपके पेपर में अगर अपठित गद्यांश आ जाता है तो पहले आपको क्या करना है, उसको ध्यान से पढ़ना है, कम से कम 2-3 बार, ध्यान से 2-3 बार उसको पढ़ना है। ठीक, और एक चीज और देखना इसमें, जब कोई अपठित गद्यांश दिया रहे तो आपको क्या करना है कि जो आपको इसमें इंपॉर्टेंट लगे उसके नीचे अंडरलाइन करना है। यहां लिखेंगे वाक्यों को रेखांकित करना है, वाक्यों को रेखांकित करना है। ठीक, बोलिए, बात समझ में आ गई? वाक्यों क्या करना है बेटा, रेखांकित करना है। इसके बाद देखिए, वाक्यों को रेखांकित करने के बाद इसी अपठित गद्यांश से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि आपके प्रश्नों के उत्तर इसी अपठित गद्यांश से होने चाहिए। प्रश्न के उत्तर कहां से होने चाहिए? जो आपका अपठित गद्यांश दिया रहेगा यही से होना चाहिए। ठीक, तो यहां हम कहते हैं उत्तर कहां से होने चाहिए? उत्तर गद्यांश से ही होने चाहिए। ठीक बेटा, इसके बाद देखो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस विषय के लिए कि आपका उत्तर एकदम सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और सुंदर होना चाहिए। ठीक, उत्तर कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए, स्पष्ट माने क्लियर, और सुंदर होना चाहिए। ठीक, बोलिए, क्लियर हो गया? अपठित गद्यांश को ऐसे ही करना है बेटा बात नहीं, क्या कर रहे हो तुम लोग? पढ़ने का समय है, पढ़ो। अगर निबंध आता है, ध्यान दीजिए, अगर निबंध आता है आपके पेपर में तो निबंध मैंने बताया था कैसे लिखना है ना, बताइए। अगर निबंध आता है तो मैंने बताया था कि निबंध कैसे लिखना है। पहले आप भूमिका लिखेंगे निबंध की। अगर कोई निबंध आ गया तो पहले आप निबंध की भूमिका लिखेंगे। भूमिका माने इस निबंध में क्या लिखना है उसकी भूमिका आप यहां देंगे। उसके बाद उस निबंध को कैसे विस्तारित करेंगे, कैसे उसको बढ़ा के लिखेंगे। दूसरा पड़ेगा इसमें विस्तार, और इसमें तीसरा होगा बेटा जो होगा वो होगा उपसंहार माने कंक्लूजन या निष्कर्ष। ठीक, इन्हीं तीनों हेडिंग को लेकर, इन्हीं तीनों चीजों को लेकर कोई भी निबंध लिखा जाएगा। मान लीजिए आपका निबंध आ गया गणतंत्र दिवस पर। ठीक, अब इसको कैसे लिखेंगे आप? इसके लिए आपको जब गणतंत्र दिवस के बारे में पता रहेगा तो इन तीनों टॉपिक को आप यहाँ कवर कर पाएंगे। जैसे गणतंत्र दिवस हमारे भारत का राष्ट्रीय त्योहार है, प्रतिवर्ष के 26 जनवरी को मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इन सबको हमको कहाँ देना पड़ेगा? भूमिका के विस्तार में देना पड़ेगा। और इसकी महत्वता क्या है, इसको मनाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, ये उपसंहार में दिया जाएगा। क्लियर? बोलिए बेटा, जिसको जहां दिक्कत हो बता देगा। ठीक, बोलिए। Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलो। तो आपने मुझे कितने निबंध करवाए हैं?
बेटा ये प्रश्न आप लोग बार बार क्यों पूछते हो? आपके बुक में केवल 10 निबंध दिए गए हैं और हमने इसमें से 4 या 5 इंपॉर्टेंट लगवाए हैं। अगर आपको न मिले तो निबंध वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने बताया है कितने इंपॉर्टेंट है, उसी में से कोई एक पूछेगा। आप लोग बार बार एक प्रश्न पूछते हो, सर कितने निबंध पढ़ाए हैं, कितने निबंध पढ़ाए हैं। अब हम एग्जैक्ट थोड़ी बताएंगे कि यही निबंध आएगा एग्जाम में, आप पढ़ते रहिए। इसके बाद आपका बेटा अगला है पत्र लेखन। अगला है आपका पत्र लेखन। अब देखिए पत्र लेखन क्या होता है। पत्र लेखन का मतलब है कि आप किसी को पत्र लिखते हैं। पत्र कैसा होगा? अगर आप पत्र लिखते हैं तो पत्र कैसा होगा? या तो सरकारी होगा या अर्ध सरकारी होगा या ऑफिस पत्र होगा, ऑफिशियल पत्र जो होगा। बात समझ में आ रही है? अब उसको कैसे लिखना है वो मैंने प्रोफार्मा आपको बताया था। अगर अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को लिखना है तो यहां लिखोगे सेवा में, फिर यहाँ स्कूल का नाम, यहाँ विषय और संपूर्ण के बाद यहाँ सेवा में निवेदन है। विषय लिखने के बाद यहाँ आप लिख दोगे आपका आज्ञाकारी। ठीक, ये सब चीज बताई थी कि नहीं मैंने बताई थी? बोलिए। बोलो भाई, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है? अच्छा बताओ। विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, फिर शब्द है, वर्ण है, उपसर्ग है और प्रत्यय है। लगभग इतना मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। बोलिए। उसके बाद मान लो क्या है, लिंग ले लेते हैं, वचन है। अब इसमें से बताओ कि विलोम शब्द में तो कोई दिक्कत होगी नहीं किसी को। विलोम शब्द क्या होते हैं कि जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। क्यों? सही है? हाँ बेटा बोलो। बेटा योर वॉइस इज नॉट क्लियर, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। ओके, देखिए विलोम शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बता दें उन्हें विलोम। विलोम का मतलब होता है क्या? उल्टा या विपरीत। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका एक अर्थ निकले, ऐसे कई शब्द हों जिनका एक ही अर्थ निकले। जैसे अगर सूर्य है तो दिनकर भी कहते हैं, भास्कर भी कहते हैं, दिवाकर भी कहते हैं, सूरज भी कहते हैं। शब्द तो कई है लेकिन अर्थ उनका एक ही निकलता है, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। आइए वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। बोलिए। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। व्यंजन वर्ण, व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। बोलिए। जिसको जहां दिक्कत होता है कब पूछ ले, इसी का नाम डिवीजन है और डिवीजन में यही होता है। उपसर्ग आपको मैंने पढ़ाया ही है, उपसर्ग मैंने पढ़ाया ही है। उप माने होता है समीप, ऐसे शब्दांश जो भी शब्द के पहले जुड़ता है उस शब्द के अर्थ को बदलने उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय होता है ऐसे शब्दांश जो भी शब्द के पीछे जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदलते उसे प्रत्यय कहते हैं। बात समझ आ रही है? प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, पहला है कृत और दूसरा तद्धित। बोलिए।
पहला है कृत, दूसरा है तद्धित। कृत क्या होता है? कृत क्रिया के साथ लगता है। बोलिए, सब मैंने बताया है ना। कृत जो है बेटा वो क्रिया के साथ लगता है और तद्धित किसके साथ लगता है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगता है। अब बात आती है क्रिया क्या होती है। एक समस्या इसमें और आती है कि क्रिया क्या होती है, तो क्या बताओगे? एक बात इसमें और आती है, क्रिया क्या होती है? बताओ क्रिया क्या होती है, कौन बताएगा? जिन शब्दों से किसी कार्य के कर्ता या होने का बोध क्रिया की परिभाषा आप कैसे देंगे, जानते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का चले क्रिया कहते हैं। हाँ, शब्दों के जिस रूप से हमें किसी कार्य के होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। परिभाषा इसकी लिख देते हैं। क्या होगा कि शब्द के जिस रूप से किसी कार्य के होने का बोध हो, ध्यान से समझना। किसी कार्य के होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक, ध्यान से समझिए क्या लिखा है कि शब्द के जिस रूप से किसी कार्य के होने का बोध हो। शब्द का वह रूप मतलब खेल किसका है? पूरा शब्दों का। जैसे हमारा एक शब्द बनेगा खेलना, खेल। खेल क्या कहता है कि शब्द के जिस रूप से, अब देखो खेल अगर हम शब्द ले तो हमें किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है कि नहीं? अगर इसी में हम नाम प्रत्यय लगा दें तो हमारा बन जाएगा खेलना। खेलना एक क्रिया है। ठीक, खेल में क्रिया, ये खेल एक क्रिया है और खेलना क्या है? नाम प्रत्यय लगा दोगे तो ये बन जाएगा नया शब्दांश। तो क्रिया क्या है हमारी? खेल। और क्या कह रहा है कि शब्द के जिस रूप से किसी कार्य के होने का बोध उसे क्रिया कहते हैं। तो तद्धित प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ जुड़ते हैं। बात समझ में आ गई? बोलिए। यस सर। अच्छा, वेरी गुड। अगर आगे तो बहुत अच्छी बात है। कृत हो गया और तद्धित हो गया, उपसर्ग हो गया। हाँ, लिंग। लिंग तो मैंने बताया था आप लोगों को बेटा। क्यों? लिंग क्या होता है कि शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वह स्त्री जाति का है अथवा पुरुष जाति का है उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक, मतलब किसी भी चीज के पुरुष अथवा स्त्री होने का पता चले। ठीक, किसी भी वस्तु के पुरुष अथवा स्त्री होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। क्लियर? अब लिंग जब पूछा कितने होते हैं तो हिंदी में, हाँ हिंदी में कितने लिंग होते हैं? हाँ, वेरी गुड। हिंदी में मात्र और मात्र दो लिंग होते हैं। कौन कौन? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हाँ, संस्कृत में 3 होते हैं, अंग्रेजी में भी 3 होते हैं, लेकिन आपकी हिंदी भाषा में मात्र और मात्र कितने लिंग होंगे? 2 लिंग होंगे। इंग्लिश में 4 होते हैं। हाँ, इंग्लिश भाई भाषा है ना, हर भाषाओं का अलग अलग होता है। तो मैंने कहा ना कि संस्कृत में 3 होते हैं और इंग्लिश में भी 3 या 4। इंग्लिश के शिक्षक तो हम है नहीं,
तो इंग्लिश की हमको नहीं पता, लेकिन संस्कृत में 3 होते हैं और हिंदी में 2 होते हैं। ठीक, क्लियर? बोलिए, पुल्लिंग क्या होता है? इससे पुरुष जाति का बोध हो। पुल्लिंग क्या होता है कि पुरुष जाति का बोध हो। क्यों? बात सही है? बोलिए। और स्त्रीलिंग क्या होता है कि स्त्री जाति का बोध हो। बोलो बेटा, सही है? स्त्री जाति का बोध हो से स्त्रीलिंग कहते हैं। यहां देखो, उदाहरण देखो। अच्छा, कभी कभी प्रश्न पूछता है हमेशा पुल्लिंग में रहने वाले शब्द या हमेशा स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्द, तो आपकी किताब में दिया है। ठीक, जैसे पर्वतों के नाम, पेड़ों के नाम, पीपल हुआ, बरगद हुआ, हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। ठीक, इसके बाद आपका अगला आता है वचन। अगला क्या आता है आपका? वचन। वचन कैसे पता करोगे? कि शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वह एक है अथवा एक से अधिक है। मतलब नंबरिंग जहां रहेगी, जहां नंबरिंग रहेगी, या शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वह एक है संख्या में अथवा एक से अधिक, संख्या का पता चले। संख्या का पता चले, केवल समझने के लिए लिख रहे हैं, परीक्षा में लिख मत देना। अगर एग्जाम में आ रहा है कि वचन की परिभाषा लिखो तो संख्या का पता चले मत लिख देना। ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, और इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं। बात समझ में आ रही है ना? संख्या का पता चले, यहां कहने की मैं 60 लिख रहा हूं, उसको परीक्षा में मत लिख देना। लिख दोगे तो हम 0 कर देंगे उठा के। संख्या का पता चले का मतलब होता है कि शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वह एक है अथवा एक से अधिक, मतलब एक है अथवा एक से अधिक। ठीक, क्लियर? इसकी परिभाषा मैंने बताई थी आप लोगों को। क्या बताई थी? फिर से सुन लो। कि शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वह संख्या में एक है अथवा एक से अधिक है, उसे क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। वचन कितने होते हैं? अब देखो, यहां भी एक मामला फंसेगा। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हमारी हिंदी भाषा में कितने होंगे? मात्र और मात्र कितने? 2। वो भी कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। ठीक, अब बताओ किसी कोई दिक्कत? अब जिसको जो समस्या हो उस समस्या पे बात करें। जिसको जहां भी जितना मैंने पढ़ा दिया है, चाहे रक्त और हमारा शरीर का हो, चाहे मिठाई वाले का हो, चाहे हम पक्षी उन्मुक्त गगन के कलक तीलियों से टकराकर हो, और चाहे रहीम के दोहे से कोई दोहा हो, और चाहे अपूर्व अनुभव तो चांद या सुखी चांद, जितना भी मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को, वहां से किसी को कोई समस्या हो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बताओ क्या समस्या किसको है, किसको क्या चीज नहीं समझ में आई है।